नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष आज से हम एक नया एपिसोड चला रहे हैं कुछ दिन के लिए। ये हमारे इलेक्शन तक ही ये एपिसोड लगातार चल रहे हैं। उसके बाद हम एपिसोड का जो है साप्ताहिक एपिसोड रखेंगे। 2 या 3 एपिसोड रहेगा, लगातार नहीं रहेंगे। इलेक्शन तक ये एपिसोड चल रहा है ताकि जो है जो हमारे प्रतिनिधि जो किन्नौर में नए आएँगे या पुराने, कि क्या किस प्रकार से पंचायत में कैसा होना चाहिए, वो पंचायत प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, वो गाँव के लिए किस प्रकार के समर्पित होना चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले हमने साना जी के साथ हमने वार्तालाप किया था कि किस प्रकार से उन्होंने खूबसूरती से वो अपने पुल को उन्हें बनाया हुआ है, वीसेट से और इंटरनेट से और कंप्यूटर आदि और हॉटस्टेट आदि चीज़ों से जोड़कर आज हमारे साथ ये जो गाँव का आओ गाँव का विकास करें एपिसोड का मतलब था कि इसमें हम अब किन्नौर के बाहर के लोगों को भी लेंगे, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने के भी हो सकते हैं, ताकि हम समझेंगे जानेंगे कि अपने गांव को विकास करने के लिए हमें क्या-क्या करना है, और क्या-क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक इस पेज के साथ जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, इस पेज को शेयर करें और किसी भी सवाल जवाब का आपने हमारे अतिथि से आपने पूछना है तो आप जरूर पूछिए। हमारे साथ आज बैठे हैं विनोद शर्मा, जो योगा के एक स्पेशलिस्ट है और पीएचडी की है इन्होंने। तो हम जानेंगे इनसे कि इनकी सामाजिक गतिविधियां भी बहुत सारे हिमाचल के अंदर में, गांव के अंदर में नहीं है। एक होता है गांव, एक होता है कस्बा और एक होता है मोहल्ला। इनका है पूरा किन्नौर हिमाचल के अंदर में इनका सामाजिक बहुत सारी गतिविधियां चलती है। तो हम जानेंगे कि वो सामाजिक गतिविधियां कैसे निकालते हैं और अभी हाल ही में ये भी राजनीति में अपना एक भविष्य को लेकर मतलब गांव की अपने गांव की भविष्य को लेकर, क्योंकि आपको पता है जब तक कोई आदमी अपने पंचायत में नहीं घुसता है तो विकास भी नहीं होता है, कोई सुनता भी नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों पर वो भी राजनीति में अपने क्षेत्र में उठे हैं। वो अलग बात है, हम उन उन चीज़ों पर भी अगर पूछना तो पूछेंगे। तो मैं हमारे मंच पर आ चुके तो उनका मैं आदर अभिनंदन करता हूँ। भगत राम नेगी जी। नमस्कार सर, और नमस्कार, आपका स्वागत है महोदय हमारे इस एमसीएन पेज में। नमस्कार सर नेगी जी, और आपके सभी इस पेज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने समय निकाला, आपका बिजी शेड्यूल होकर भी आपने हमारे किन्नौर के लिए हमारे पे जो है हमारे पेज के लिए समय निकाला, इसके लिए आपके लिए तहे दिल से आभार महोदय। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं विनोद शर्मा जी, योगा स्पेशलिस्ट, उनके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। इनका जन्म 8 जनवरी 1982 को हुआ है। 10वीं कक्षा राज्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से हुआ है। इनका गांव क्यार है और प्लस टू की पढ़ाई विज्ञान विषय में राज्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से हुआ है। स्नातक लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में राजकीय डिग्री कॉलेज से संजौली से किया है। कला कला सनातन में बीएड हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है प्राप्त किया है। और योगाध्ययन में डिप्लोमा 1 वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त किया है। और स्नातकोत्तर शिक्षा योग विषय में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वर्तमान में पीएचडी के शोधकर्ता यूनिवर्सिटी से। विषय इनका जो है योगा से है और व्यवसाय में ये कृषि और बागवानी और ठेकेदारी भी करते हैं, बहुत सारी चीजें। अब आगे सामाजिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहता है इस पर भी हम समझेंगे। ग्रामीण स्तर पर इन्होंने ग्राम कल्याण सभा की स्थापना की है, ग्रामीण स्तर पर है और कुशल संचालन करते हैं। 2003 से इन्होंने ग्राम कल्याण की इनकी स्थापना की है। इसके बाद इन्होंने जागृति अ, इसके बाद इन्होंने जागृति फाउंडेशन का स्थापना जो है
पर्यावरण संबंधी और अनेक सफाई अभियान व मानवीय उच्च न्यायालय में जन याचिका लगाने का इनका एक समाधान टाइप का इन्होंने वो संस्था बनाया। वन विभाग के साथ मिलकर अनेक स्थान में वृक्षारोपण इन्होंने कार्य किया है। क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित सरकार के अनेकों पत्र व्यवहार करना इनका जो है संस्था का भी काम है। और अनेकों सरकारी और निजी स्कूलों में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन ये करवाते आए हैं। और हिमाचल संस्कृति अकादमी के साथ योग कर्मकांड ज्योतिष शिविर का इन्होंने 2020 में काम किया है। कोरोना काल में अनेकों, और एक चीज बताता हूँ, इन्होंने जो ये रक्तदान से भी जुड़े हैं। कोरोना काल में इन्होंने रक्तदान शिविरों का आयोजन जो है क्षेत्र के युवा को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया है पूर्व में। और ये एक राइटर भी है, कवि भी है और ये लेखक भी है। इनसे हम कविताएं भी जरूर सुनेंगे। और और जो इनका जो है उमंग एक फाउंडेशन है जिसमें ये जो सामाजिक कार्य करते हैं बहुत सारे जो है इन्होंने अपनी गतिविधियां अपने कम एज में इन्होंने एक बनाया हुआ है। महोदय जी, आपका जो एक मिशन है कि सामाजिक चीजों में, हर चीजों में लोगों को आगे लेकर आना है, तो आप मेरे को ये बताएंगे कि लोग स्कूल में आप वैसे लोग स्कूल के बाद जो है, कॉलेज के बाद जो है, या मॉडलिंग या सिंगिंग या कैसे ऐसे लाइनों में जाते हैं। आपका क्या रुझान बन गया कि आप सामाजिक लाइन में चले गए? और ये जो स्थापना आपने शुरुआत से की, तो क्या आपको दिक्कतें आपको क्या दिखा कि मुझे ये करना चाहिए? कहाँ से आपको ये आपको प्रेरणा मिली? इसके गुरु कौन थे? ये चीज़ें आप ज़रूर बताएँ महोदय, शुरू से ही जहाँ से आप मैट्रिक प्लस 2 के बाद आपने ये कार्यभार सँभाला सामाजिक क्षेत्र का, इस पर आप हमें थोड़ा-सा एक ज़रूर बताएँ महोदय। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही महोदय। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है जी। आप ऐसे कीजिए महोदय, पहले तो आपका आवाज़ ठीक था, आप दूसरी बार जुड़ गए तो दिक्कत आ गई। आप ऐसे कीजिए, फ़ोन को ऑफ करके ऑन करके दोबारा, अब आप लिंक में मत जाइए, दोबारा आप क्रोम में आकर जुड़ जाइए। तकनीकी हमारे तेजू भाई जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा के ज्ञान के भंडार है, रक्त मित्रों को साथियों को नमन। तकनीकी प्रॉब्लम से जो अभी थोड़ी देर पहले ठीक थे, थोड़ी सी दिक्कतें आई तकनीकी प्रॉब्लम से जो है इनको वॉइस चले गई, कभी कभार होता है। तो आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे भी प्रतिक्रिया करें, हो सकता है मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक पहुँच रही है। रूपीलाल नेगी जी हमारे साथ रूबरू हो गए। नमस्ते सर, नमस्ते जी। और श्यामू नेगी जी, गुड इवनिंग जी। श्यामू सर जी आप हमारे पेज से जुड़े हैं। और तेजू नेगी जी हमारे पेज से जुड़े हैं और इनसे भी हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तेजू नेगी जी के बारे में बताना चाहता हूँ, किन्नौर में टीएस नेगी जो इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, ब्लड फाउंडेशन, इसके द्वारा ये काम कर रहे हैं। और युवाओं को और जितने भी हिमाचल में जो जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, ये ब्लड की जो है ब्लड कैंप लगाते हैं और लोगों को ब्लड कैंप के द्वारा जहाँ भी जरूरत पड़ती है ब्लड ब्लड डोनेशन करवाते हैं। मैं जितने भी दर्शक है और किन्नौर वासियों से ये अपील करूंगा, वो तेजू जी से संपर्क करें और ब्लड डोनेशन करवाएं और लोगों को जो है जान बचाएं। तो मैं सभी मंच से यही निवेदन करूंगा। एक मिशन मिशन का भी यही रहेगा कि ब्लड डोनेशन एक जो है आयोजन को हम सभी लेकर जाएंगे, पूरा किन्नौर ब्लड डोनेशन का आयोजन लेकर जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं यशपाल जी, हेलो एमसीएन किन्नौर, धन्यवाद जी आप हमारे साथ जुड़े हैं। सरोज जी, सरोज नेगी जी गुड, धन्यवाद जी आप हमारे साथ जुड़े हैं। दौलत भाई हमारे बचपन के साथी, ये भी हमारे एमसीएन के साथ जुड़े हैं। इनको भी कभी हम जो है चिकित्सा संबंधित चीज़ों को लेकर कभी मंच पे जरूर बुलाएंगे कि किस प्रकार से जो है चिकित्सा ये लेबोरेटरी में काम करते हैं कोरोना काल में। हालांकि इन्होंने भी बहुत बहुत चीज़ें अपनी सेफ्टी को ध्यान देते हुए इन्होंने काम किया होगा। हम जानेंगे क्या किन किन आप जो है किन किन तरीकों से आप जो है कोरोना को ध्यान में रखते हुए काम करते थे।
क्या-क्या आपको किट मिलता था, कैसे-कैसे आप करते थे, इनको भी हम ज़रूर बुलाएँगे। आवाज़ आ रही है सर अब मेरी? आप थोड़ा ध्या हाँ जी, नेगी जी आपकी सबसे आप पहले आपके सभी दर्शकों से आपसे मैं जी, किसी तकनीकी कारण से आप लोगों से नहीं जुड़ पा रहा था। तो जी, जी। जैसा आपने परिचय दिया और आपने कहा कि आपके गुरु कौन थे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसान का सबसे बड़ा गुरु समय होता है। तो मैं अपनी परिस्थितियों को अपना सबसे पहला गुरु मानता हूँ। जब मैं अपने प्लस 2 की पढ़ाई के बाद निकला ही था, मेरे साथ एक हादसा जी। उस समय पेश आया। एक सड़क दुर्घटना में मैं काफ़ी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद मुझे लगभग 1 साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा। उससे मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था। फिर मैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन से उस डिप्रेशन से बाहर आया हूँ और श्रीमद् भगवत गीता को ही मैं अपना प्रथम गुरु मानता हूँ और वहीं से मुझे समाज के प्रति कुछ करने की प्रेरणा मिली। तो मैं सबसे पहले अपना गुरु श्रीमद् भगवत गीता को ही मानता हूँ, जहाँ से मुझे अपने इस सामाजिक जीवन को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। महोदय जी, आपने एक ग्रामीण स्तर पर कल्याण योजना जो स्थापना किया, उसका मिशन क्या था? आपने किस उद्देश्य से जी, आपने वो योजना चलाई थी? जबकि आप पंचायत थे, तब क्या आप पंचायत में रहते थे कि या फिर पंचायत से बाहर थे? जी, उस समय लगभग 2002 या 3 के आसपास मैंने ग्राम कल्याण सभा की गाँव के लोगों को साथ लेकर इसकी स्थापना की। शिमला के डीसी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाया और सड़क हमारे गाँव के लिए किसी भी प्रकार की सड़क नहीं थी। तो सब लोगों के साथ मिलकर उस सड़क के लिए प्रयास करना मेरा उद्देश्य था। काफ़ी समय हमने इस पे काम किया। उस समय के तत्कालीन हमारे जो विधायक महोदय थे उनसे मिले। फिर इन सामाजिक कार्यों के साथ-साथ मेरी पढ़ाई भी चलती रही। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर उसके बाद जो मेरे जीवन में जिस प्रकार से मेरा श्रीमद् भगवत गीता पर अध्ययन था, उससे मैं धीरे-धीरे योग विषय में प्रविष्ट हुआ। फिर महोदय उसके जी बाद महोदय जी, आप थोड़ा-सा अब धार्मिक विचारों के हैं, बहुत गुणी ज्ञान के भंडार है। कोई श्लोक है अगर आपको श्री भगवत गीता की अगर छोटी-सी श्लोक आपको बिल्कुल, अगर बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। देखिए जो प्रेरणा स्तोत्र हमारे श्लोक उसमें रहे हैं, बहुत से श्लोक हैं। योग विषय की बात करूँ तो समत्वम योग उच्यते या योगः कर्मसु कौशलम। ये योग की परिभाषाएँ 2 परिभाषाएँ मुख्य रूप से श्रीमद् भगवत गीता से ही ली गई हैं। परंतु एक श्रीमद् भगवत गीता में जो एक योग की उच्च पराकाष्ठा कही जाती है, उसमें जो श्लोक आता है, वह मैं आप सभी के सामने रखूँगा। उसमें कहा जाता है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। यानी कि अर्थ बिल्कुल। इसका यह है कि जो आत्मोपम्येन सर्वत्र हर जीव को समान दृष्टि से देखता है, समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम, और हर जीव के सुख और दुख को बराबर जो मानता है वह योगी ही उच्च योगी कहा जाता है। प्राचीन समय में योगाभ्यास जो आसन प्राणायाम होता था उससे जो पहले की पढ़ाई होती थी वह श्रीमद् भगवत गीता या अथ योगानुशासनम, हमें कुछ नियम बताए जाते थे, हमारे संस्कारों पर बल दिया जाता था। उसके बाद आसन प्राणायाम की या अन्य योग विधाओं की शुरुआत होती थी। परंतु आज के समय में आसन प्राणायाम से शुरू करते हैं, पर हम साथ-साथ इन जो ये हमारे श्रीमद् भगवत गीता है या योग के यम और नियम जो कहे जाते हैं, उन पर भी हम हमेशा विचार करते हैं। तो जो श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में यह श्लोक है, आत्मोपम्येन सर्वत्र, अर्थात हमें अपने समान ही हर जीव में सुख और दुख का अनुभव करना चाहिए। तो यही एक श्लोक है जो प्रेरणा बनता है कि हमें
सिर्फ अपने लिए ही जीवन यापन नहीं करना है, हमें समाज के हर प्राणी के लिए, क्योंकि यदि हम अपने समान ही समाज के हर प्राणी में सुख दुख को महसूस करते हैं तो अवश्य ही किसी भी प्राणी का जो दुख है वो हमें दुखी करेगा, किसी भी प्राणी का सुख हमें अत्यंत हर्ष प्रदान करेगा। तो यही मंत्र है जीवन का, और इसी मंत्र को लेकर मैंने अपना सफर जीवन का आगे बढ़ाया। और यही वो श्लोक है, वही वह ग्रंथ है जिसे मैं अपने जीवन का आधार मानता हूँ, और इसी ग्रंथ के को अपना गुरु मानता हूँ, जिससे मुझे समाज में समाज सेवा की प्रेरणा मिली। और वैसे भी एक मैं आपको और श्लोक सुनाना चाहूंगा। हमारे शास्त्रों में कहा जी, गया है, जी, आहार निद्रा अभय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम। यानी कि मनुष्य में और पशु में क्या समानता है, क्या असमानता है। आहार निद्रा, मनुष्य भी खाता है, पशु पक्षी भी खाते हैं। आहार निद्रा, पशु पक्षी भी खाते हैं, सोते हैं, और मनुष्य भी इसी प्रकार के कार्य करते हैं। भय मैथुनम च, मनुष्य में भी भय का संचार होता है, मनुष्य भी डरता है। और उसी प्रकार से एक जो छोटे छोटे जीव जंतु है, चिड़िया है, पशु है, उसके अंदर भी भय की प्रवृत्ति है। और विशेष बात की जाए आहार निद्रा भय मैथुनम च, अब देखिए हमारी भी वंशावली चलती है, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे बच्चे, इसी प्रकार से हर पंछी, हर पक्षी, हर जीव की वंशावली चलती है। अर्थात वह मनुष्य और पशु में विशेष कोई भी समानता नहीं मानी जाती। जो समानता मानी जाती है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, मनुष्य में विशेष क्या है, वह है धर्म। यानी कि हम धर्माचरण यदि करते हैं तो वह हमें पशु से भिन्नता लाता है। परंतु वह धर्माचरण क्या है, धर्माचरण पर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो वह धर्माचरण क्या है, वह है वही जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का है, आत्मोपम्येन सर्वत्र। यानी कि हम किसी संसार इस अपने आसपास के संसार के किसी भी जीव के प्रति आत्मभाव रखें। यदि हम हर जीव के प्रति आत्मभाव रखते हैं तो हमारे सांसारिक जीवन में भी हमारे विरोधी कोई नहीं होंगे, हमारा सबसे उचित समन्वय होगा। और सभी से जब हम आत्मभाव रखते हैं तो हम किसी का अहित भी नहीं सोच पाते, क्योंकि जिसका भी हम अहित सोचेंगे उसे हम अपने ही अंदर महसूस करेंगे। आत्मभाव रहने से हमारा उससे विशेष जुड़ाव लगाव रहेगा। बहुत खूब महोदय। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय विनोद जी ने बताया कि जो है प्रेम भावना, और जिस प्रकार के श्लोक से ये बताया कि हमें अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए, और प्राणी और पशु सब में एक समान आत्माएं हैं। और ये बहुत सारी इन्होंने बातें इन्होंने आज कही मंच के द्वारा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनसे और चीज़ों पर मैं अध्ययन, और जो भी इन्होंने इन्होंने अध्ययन किया उसके बारे में पूछूंगा। महोदय जी, ये जो थोड़ी सी और विस्तार से बताएंगे, जो ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम कल्याण सभा की स्थापना किया, इसमें आपने क्या क्या काम किए, ताकि हमारे लोग यहाँ किन्नौर से लोग जुड़े हैं वो भी समझे कि ग्रामीण स्तर पर क्या क्या काम होता है। देखिए ग्रामीण स्तर पर हमारे पास बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। सड़कों का विकास, या किसी भी प्रकार के हमारे ग्रामीण युवाओं में, क्योंकि आज के समय में ग्रामीण युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है। तो हम ग्राम कल्याण सभा या इस प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से युवाओं को समाज कल्याण के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और गांव के विकास में हर प्रकार से हम किसी भी संस्था के माध्यम से, सरकार से या पंचायत स्तर में वार्तालाप कर सकते हैं, और अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हम अपने गांव में, क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। और हमें अवश्य ही अपने गांव के और क्षेत्र के विकास के लिए भागीदार बनना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो तो पशु भी जी लेता है। और हमें, क्योंकि हमारे ऊपर जिस प्रकार से माता पिता का ऋण है, इस उसी प्रकार से हमें एक समाज का भी हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि हमें समाज जो है संस्कार देता है, सभ्यता देता है। और
आपसी मेल जोल हमें जो समाज से मिलता है, हमें उस ऋण के बदले समाज को अपना योगदान देना चाहिए। तो हम ग्राम कल्याण सभा के माध्यम से अपने गांव का विकास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 2014-15 के आसपास हमने एक जागृति फाउंडेशन की स्थापना की थी। इस फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना था। इसके माध्यम से भी हमने अनेक अपने क्षेत्र में अनेक सफाई अभियान चलाए। जहां भी हमें पॉलिथीन का कचरा दिखता था, बहुत सारी जगह पे हमने वो सफाई अभियान चलाए। और उसके बाद क्योंकि आप सफाई करते रहें और दूसरा कोई व्यक्ति यदि बार बार वह गंदगी फैलाता है या पर्यावरण को प्रदूषित करता है, तो हमें कई बार अनेक प्रकार के कठोर कदम भी लेने पड़ते हैं। तो इसी कड़ी जी में हमने स्थानीय वन विभाग से भी विचार विमर्श किया। और कुछ जगहों पर जो स्थानीय होटल या दूसरे छोटे अनुष्ठान, व्यावसायिक अनुष्ठान जो क्षेत्र में थे, जो कचरा किसी जंगल के किनारे, सड़क के किनारे जंगल में फेंकते थे, उनके विरुद्ध हमने वन विभाग से भी आवाज उठाई। और जब हमें कोई परमानेंट इलाज हमें नहीं दिखा, तो उस समय हमने जागृति फाउंडेशन के माध्यम से एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में भी लगाई थी, और हमें उसका समाधान भी प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से हमने अनेक कार्य अपने क्षेत्र और समाज के लिए इस जागृति फाउंडेशन के द्वारा किए। तो मैं ये चाहता हूं कि भी हमारे जितने भी दर्शक हैं, वो भी अवश्य अपने गांव समाज के साथ साथ पर्यावरण में भी योगदान दें। जी, बिल्कुल सत्य। हमारे किन्नौर में बहुत सारे टूरिज़्म आते हैं। हालाँकि कोरोना काल में भी मैंने काफ़ी लोग जब यहाँ थे तो काफ़ी लोग जो है पहाड़ों की सैर करते हुए नज़र आए, युवा पीढ़ी लोग। मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि हमारा जो सौंदर्यीकरण अगर पहाड़ों में घूमने आते हैं तो ज़रूर जो है डिस्ट्रॉय करें। आपका बोतल हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, हमारा पर्यावरण को जो है बनाए रखें। इसी मकसद से हमने आज मंच में बुलाया है हमारे आदरणीय विनोद शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सारे फाउंडेशन उन्होंने बनाए हैं। जागृति फाउंडेशन हो गया, उमंग फाउंडेशन हो गए, ऐसे कल्याण फाउंडेशन हो गए। इस प्रकार से कई प्रकार के अलग अलग फाउंडेशन इन्होंने इन्होंने अलग अलग फाउंडेशन किया, काम किया है। महोदय जी, आप एक बहुत अच्छा कुशल, जबकि मैं मंच में डेली एक एक कविता सबको सुनाता हूँ, आज मैं आपसे आप ही से सुनूंगा, मैं अपनी कविताएं नहीं सुनाऊंगा। आप अपनी रचना सुनाए सर, तब तक लोग जुड़ते जरूर रहेंगे। आगे का वार्तालाप हम करते रहेंगे। तो अ, जब मैंने आपको बताया एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो जो डिप्रेशन था, जी आदमी जब एकांत में होता है तो वह सोचता है, कुछ लिखता भी है, अपने अनुभव लिखता है। तो जी, बहुत सारी कविताओं की रचना मैंने उस समय की। एक छोटी सी एक कविता आपके समक्ष में रखूंगा। जरूर इसका सर। शीर्षक है दामन। दामन। अब कंधा झुका भी दो तो क्या, अब जो कंधा झुका भी दो तो क्या, आंसुओं को मेरे आंचल दिखा भी दो तो क्या, अब जो कंधा झुका भी दो तो क्या, डुबो के मय में अमृत पिला भी दो तो क्या, डुबो के अमृत में मय पिला भी दो तो क्या, दिल दुखा के मेरा आंसू बहा भी दो तो क्या, दिल दुखा के आंसू बहा भी दो तो क्या, मिला के मिट्टी में मिला के मिट्टी में कब्र बना भी दो तो क्या, अब जो कंधा झुका भी दो तो क्या, अब जो कंधा झुका भी दो तो क्या, बहुत जीवन नीर बेहतरीन सर। जी जी। अगली है, जीवन नीरस सा दुख में, नीर नयन का सुख चुका, और प्रीत का टूट चुका, अब जो दामन जुड़ा भी दो तो क्या, अब जो दामन जुड़ा भी दो तो क्या, प्रियतम मुझको बना भी दो तो क्या, प्रियतम मुझको बना भी दो तो क्या, अब जो कंधा झुका भी दो तो क्या, अब जो कंधा झुका भी दो तो क्या। बहुत बेहतरीन महोदय, आपने प्रियतम कर पर एक काल्पनिक या फिर बहुत बेहतरीन आपने अपनी कविता सुनाई। बहुत अच्छा लगा महोदय। आगे की ओर जाएंगे। ये जो आपका योगा का इतना फाउंडेशन चलाने के बाद भी आपने एक योगा का अभियान चलाया है, और फिर आपने इसमें आपने
पीएचडी भी की है, तो योगा के बारे में थोड़ा-सा आप बताएँगे कि कैसे आपको योगा का रुझान आया? जबकि आप +2 अब एक साइंस के स्टूडेंट थे और आप चाहे तो जी। मेडिकल लाइन में जाकर डॉक्टर या इंजीनियर टाइप के बन सकते थे, लेकिन आप योगा के स्पेशलिस्ट बन गए। तो आप थोड़ा-सा इस पर प्रकाश ज़रूर डालें महोदय। देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भई एक दुर्घटना के बाद मैं डिप्रेशन में गया। उस डिप्रेशन के बाद श्रीमद् भगवत गीता से मुझे सहारा मिला, जीवन में उठने का सहारा मिला। उस सहारे से मेरा योग विषय में रुचि बढ़ी। फिर मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 5 में मैंने एडमिशन लिया, डिप्लोमा इन योगा स्टडी। और वहाँ हमारे जो गुरुदेव थे डॉक्टर जेडी शर्मा जी, उनके सानिध्य में योग का अभ्यास किया और उन्होंने ही प्रेरणा दी कि आप अपना भविष्य इस योग में बनाएँ और मुझे उन्हीं की प्रेरणा से मैं गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय हरिद्वार योग में आचार्य करने के लिए निकल पड़ा। तो 2006 से 8 के बीच मैंने योग का काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया, क्योंकि योग का के केवल 2 ही पक्ष नहीं हैं, आसन, प्राणायाम, इसके बहुत से पक्ष हैं। जो इसका आध्यात्मिक पक्ष है, जिस प्रकार से मैंने बताया कि योग की जो पराकाष्ठा है, वो आसन, प्राणायाम से नहीं है। आसन, प्राणायाम से हम शरीर को शुद्ध रख सकते हैं, शरीर को फिट रख सकते हैं, परंतु हमें अपने शरीर को फिट रखने के साथ अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है और समाज में एक शुद्ध विचारों का संचार करना है, अपने युवाओं को इन अपनी संस्कृति और विचारों से परिपूर्ण करना है। तो इस प्रकार से मेरा योग का जीवन चला। इस बीच कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मुझे क्योंकि मेरा 2008 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया था। परंतु मुझे जी। किन्हीं कारणों से वहाँ से पीएचडी छोड़कर वापस शिमला आना आना पड़ा, क्योंकि इस मध्य मेरा विवाह भी हो चुका था और अपने घर गृहस्थी के लिए कार्य करना पड़ा। घर गृहस्थी सँभालते हुए भी मैंने अपने सामाजिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया। कभी भी, कहीं भी किसी को रक्त की आवश्यकता होती थी या अन्य समाज में जो भी मुझसे बन पा रहा था, मैं वो कर रहा था। उसी मध्य मैं आपको बताऊँगा जो उमंग फाउंडेशन की बात आपने भी की। शिमला जी, की एक जी। प्रसिद्ध संस्था है उमंग फाउंडेशन। तो एक बार मुझे फ़ेसबुक पर प्रोफ़ेसर अजय श्रीवास्तव जी का एक मैसेज आता है कि भई किसी छोटी-सी बच्ची को रक्त की आवश्यकता थी, ए पॉज़िटिव। तो मेरा भी रक्त ए पॉज़िटिव है, तो मैं जैसे ही मुझे वो एक ऐड फ़ेसबुक पर दिखी, मैंने तुरंत प्रोफ़ेसर अजय श्रीवास्तव जी को फ़ोन किया कि मैं शिमला में ही उपलब्ध हूँ और मेरा रक्त जो है वो ए पॉज़िटिव है। तो उसके बाद मैं प्रोफ़ेसर अजय श्रीवास्तव जी से जुड़ा और साथ मिलकर हमने काफ़ी रक्त शिविर लगाए। समाज में अन्य प्रकार के जो गरीब असहाय लोग हैं, उनके लिए भी कार्य किया। यदि हम बात करें कोरोना काल की तो इसमें इस कोरोना काल में लगभग 12 हमने रक्तदान शिविर लगाए और सर्दी के समय भी हम अपने घर से निकलते थे, घर से निकलकर शाम के समय जो लोग सड़कों पर सोते हैं, किसी रेन शेल्टर में सोते हैं, जिनके पास कंबल नहीं है, उन लोगों को कंबल भी हम लोगों ने मुहैया करवाए। तो ये प्रोफ़ेसर अजय श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ के हमने उमंग फाउंडेशन में कार्य किया। इसके अतिरिक्त उमंग फाउंडेशन जो मूक बधिर लोग होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग होते हैं, उनके लिए भी अनेक प्रकार के कार्य करती हैं। तो मुझे अजय श्रीवास्तव जी के साथ भी अनेक प्रकार के अनुभव हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला और इसी बीच मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे जो आपके जिला किन्नौर के ही तेजू नेगी जी हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और तेजू जी, नेगी जी के साथ जी, भी जी, यहाँ मैं रोकना चाहूँगा, यहाँ पर तेजू जी ने बताया भी है, विनोद शर्मा जी के सहयोग और मेहनत से ही कोरोना दौर का उत्तर भारत का पहला रक्तदान शिविर आयोजित करने में हम सौभाग्य मिला। इसके साथ-साथ कोरोना काल में 10 रक्तदान शिविर भी आयोजित किया। आपके लिए आभार प्रकट किया है। धन्यवाद नेगी जी और नेगी जी का जो समाज सेवा के प्रति जज़्बा है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ
क्योंकि रक्तदान शिविर का आयोजन करना केवल 25-30 लोग या कई बार हम 75 यूनिट 60-75 यूनिट तक भी हमने इकट्ठा किया, परंतु तेजू नेगी जी प्रतिदिन 10 से 15-20 यूनिट तक प्रतिदिन आईजीएमसी में डोनेशन करवाते हैं जिन लोगों को आपातकाल में रक्त की आवश्यकता होती है। तो जी हमारे जी लिए जी आपके आपके प्रेरणा लिए के स्रोत हैं। आपके लिए और प्रतिक्रिया की है उन्होंने। शर्मा जी की जिंदगी में बहुत बड़ी दुर्घटना के बावजूद भी निरंतर रक्तदान करते हैं। अभी तक 25 बार रक्तदान कर चुके हैं। साथ में गांव को बहुत बारे युवाओं को भी प्रेरित करते करके रक्तदान करवाया। धन्यवाद आपके लिए सर। तेजू जी ने बहुत वो आभार प्रकट किया है कि आपने अ, 25 बार जो है अपना दुर्घटना के बावजूद भी जो है आपने जो है लोगों की जो है जान बचाने के लिए ब्लड डोनेशन किया है। नेगी जी का और बहुत-बहुत आभार, क्योंकि नेगी जी की प्रेरणा से ही और इसके अतिरिक्त जो हमने कोरोना काल में एक मुहिम चलाई थी कि रक्त के अभाव से किसी भी प्राणी की जान ना जाए। तो मैं जी एक छोटा-सा इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा। लगभग पिछले वर्ष 23 मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा था और 25 तारीख को नवरात्र शुरू होते हैं और मुझे क्योंकि रक्त की कमी काफ़ी चल रही थी, तो प्रोफ़ेसर अजय श्रीवास्तव जी का फ़ोन आता है और मैंने प्रोफ़ेसर साहब को बताया कि मैं ये अभी पूजा-पाठ में अपना व्यस्त हूँ, परंतु प्रोफ़ेसर साहब ने कहा कि हमें अपने पूजा-पाठ से ज़रूरी किसी का जीवन बचाना हमारे लिए अधिक उपयोगी है, तो उस समय मैं अपना पूरा जो हमारा नवरात्र का पूजा-पाठ था, वो छोड़कर हमने कोई 6 घंटे के अंदर-अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप की तैयारी की और स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी, एसपी महोदय, डीसी महोदय से परमिशन लेकर शिमला के नज़दीक ही मशोबरा में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें हमें लगभग 40 यूनिट के आसपास रक्त प्राप्त हुआ, क्योंकि स्थिति ऐसी क्रिटिकल हो चुकी थी कि लोग रक्त के बिना तरस रहे थे। तो जी ये मुझे अब भी वाक़या याद है और उसके बाद हमारा ये कैंप का सिलसिला जारी रहा और उसके कैंप के बीच भी तेजू नेगी जी के सहयोग से हमने अनेकों लोगों को अपनी गाड़ी में या किसी और की गाड़ी में आईजीएमसी पहुंचाकर जी असहाय मरीजों की हमने जान बचाई है। इस पे मैं नेगी जी के ऊपर भी गर्व करता हूँ, मिस्टर तेजू नेगी जी। और आज की स्थिति में यदि हम देखें तो हमारा जो आसपास का क्षेत्र, शिमला के आसपास का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ हम लोगों ने बहुत से युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया है और रक्तदान के साथ-साथ अन्य जो गतिविधियाँ हैं, सामाजिक गतिविधियाँ हैं, उनमें भी अपने युवाओं, भाइयों-बहनों को प्रेरित किया है। जी महोदय अब थोड़ा सा हम प्रकाश अलग से आ जाते हैं। महोदय जी आपने ये जो योगा आप जो फ्री का करवाते हैं किसी भी उसमें जाते हैं तो आपको इसमें खर्चा आता होगा। तो इसके जी, लिए जी। आप धन कहाँ से जुटाते हो? क्योंकि आपने वहाँ रहना भी है। आप एक सेकंड मेरी पहले बात सुनना सर। हाँ, हाँ जी। जैसे आप कहीं गाँव-गाँव में दौरा में जाएँगे किसी ऑफ़िस में जाएँगे तो फिर सर ये बजट होता है, फिर रहना भी होता है, फिर खाना भी होता है, चलना भी होता है, तो इसका जो पैसा आपके लिए कहाँ से आता है? क्या ये फाउंडेशन के द्वारा ही आपको मिलता है या फिर निजी भी आपको कभी-कभार ढालना पड़ता है? देखिए जो योग शिविर हमने अनेक स्कूलों में हमने साप्ताहिक कार्यक्रम भी रखे। हमारे जो सरकारी स्कूल है उनमें हमने विशेष रूप से ये रखा कि भई सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो योग को सीखें और कई बार हमें जो निजी स्कूल हैं वहाँ से भी ऑफ़र आया तो हमने निःशुल्क रूप से उन्हें यह योग कैंप लगाए और इसमें जहाँ तक आपने बात की जो हमारा व्यय है, हमारे कुछ मित्र हैं, आज मैं उनका भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमें, क्योंकि बहुत से स्कूलों में समस्या होती थी, उनके पास मैट नहीं होते थे, दरियाँ नहीं होती थी, तो हमने एक हमारे मित्र हैं आदरणीय शेर सिंह जी, हमें हमेशा उनका सहयोग मिला। जब भी हमें कभी भी किसी जगह मैट की आवश्यकता पड़ी या किसी अन्य प्रकार की आवश्यकता पड़ी, तो हमने
निःशुल्क रूप से उनसे हमें वो प्राप्त होता रहा, और जो कुछ भी छोटा खर्चा इसका होता था, वो हमने स्वयं ही यह खर्चा वहन किया। तो हमारा एक सोच थी कि हम क्योंकि अनेक बड़े शहरों में बहुत से योग स्टूडियो चलते हैं। गाँव में प्रचार के लिए अभी भी हम प्रयासरत है, और आगे भी हम योग को जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। गाँव में अक्सर देखा जाता है कि इतनी जागरूकता अपने शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति नहीं रहती है। तो हमारा एक प्रयास रहता है कि हम अपने ग्रामीण भाई-बहनों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकें। छोटा-सा टिप्स देंगे सर कि स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या हमने करना है? छोटा-सा टिप्स हो। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। नेगी जी, नित्य प्रति हमें योगाभ्यास 10 से 15 मिनट भी अगर हम करते हैं, तो हमें शरीर को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आयुर्वेद आयुर्वेद हमारी बीमारी को जड़ से काटता है, उसी प्रकार से जो योग है, योग से हमारे जो बॉडी का सिस्टम है वो बिल्कुल प्यूरिफाई होता है। जैसे हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम के अभ्यास से हमारे हर कोशिका को रक्त की पूरी सप्लाई और रक्त में ऑक्सीजन की पूरी मात्रा प्राप्त होती है। तो यदि हम 10 मिनट प्राणायाम भी नित्य प्रति अभ्यास कर लें, जिसमें मुख्य रूप से अनुलोम-विलोम और कपालभाति का अभ्यास है, परंतु कपालभाति जिनका रक्तचाप उच्च हो, वह कपालभाति का भी अभ्यास कम से कम करें। और जो सामान्य लोग हैं, वो कपालभाति भी कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। और योग में कुछ सूक्ष्म क्रियाएँ आती है। सूक्ष्म जी। क्रियाओं में हम करते हैं जॉइंट्स की मूवमेंट करनी है। जॉइंट्स की मूवमेंट क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ जितने भी हमारे शरीर के जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनकी यदि हम रोटेशन करते हैं, तो हमें सूक्ष्म क्रियाएँ इन क्रियाओं को कहते हैं। इससे भी हमें अनेक लाभ हमें मिलते हैं। गठिया जैसे रोग, हमारा जो शरीर अकड़ जाता है, तो इसमें हमें लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे आसन हैं, पर मैं बहुत सारे आसन में नहीं जाना चाहता। छोटे-छोटे टिप्स जो हैं, जैसे एक हमारा सूर्य नमस्कार एक क्रिया आती है। एक पैकेज आप उसको मानिए, 12 इसमें स्टेप हैं। जी, महोदय। हाँ जी, हाँ जी। तो 12 स्टेप का ये सूर्य नमस्कार आता है। तो यदि हम इन स्टेप्स को भी सीख लें, तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो ये छोटा-सा एक टिप्स है थोड़े से, हमें स्वस्थ रहने के लिए जो हमें नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो एक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अर्थात जी। हमारा आहार विहार युक्त होना चाहिए। हमारा जो खाना-पीना है, हार-विहार और चलना-फिरना बैलेंस्ड होना चाहिए। ना तो हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ना बहुत कम खाना चाहिए, और हमेशा ही बहुत ही अधिक हमें यात्रा में भी रहना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और एक जगह पर स्थिर रहना भी हमारे लिए हानिकारक माना जाता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और और देखिए। जी। जी, जी। बहुत ही एक जो अहम अहम बात इसमें है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी कि हमारे कर्मों के प्रति जो हमारी चेष्टा है, वह भी युक्त होनी चाहिए। हमें अपने शरीर के प्रति, अपने बौद्धिक स्तर के प्रति के अनुसार ही हमें हर कार्य करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए हम जिस प्रकार से छात्र पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, एचएएस, आईएएस बनने की कोशिश करते हैं, परंतु सारे बच्चे उस स्तर पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमारा जो स्तर है, हमें एक युक्त प्रकार से प्रयास करना चाहिए। यदि हम बहुत अधिक प्रयास करेंगे और फिर सफलता नहीं मिलती है, तो छात्रों का डिप्रेशन में जाने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें कर्मों में भी हमारी यही चेष्टा रहनी चाहिए। युक्त आहार विहार से चेष्टा से कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य, और हमारा सोना जागना भी बैलेंस होना चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि कुछ बच्चे अ, रात्रि को 10-12 घंटे सोते हैं, या कुछ लोग हम ऐसे भी देखे जाते हैं जो बहुत कम सोते हैं। देखिए, हमारा सोना जागना बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। और योगो भवति दुःखः, फिर उस व्यक्ति के लिए योग जो है वो दुःख में निवारण कारक कहा गया है। यानी कि सिर्फ आसन प्राणायाम आप करिए, उसके साथ-साथ आप इन बातों का, अपने खान-पान का, चलने-फिरने, विहार का भी ध्यान रखें, और चेष्टाओं का, कर्मों के प्रति चेष्टाओं का भी ध्यान रखें, बहुत अधिक चेष्टा ना करें और निश्चेष्ट भी ना हो। ऐसा भी ना हो कि हम प्रयास करना ही छोड़ दें। हमें हर प्रयास भी करना है, परंतु कैसा प्रयास करना है? युक्त प्रयास हमें करना है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो इन बातों का महोदय ध्यान जी, रख। महोदय जी, हमारा जो हिमाचल है, पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा चलना-फिरना रहता है, उठना-बैठना रहता है, दिन भर हम बागवानी कृषि में रहते हैं। हम तो सुबह निकल जाते हैं, शाम को ही आते हैं, तो फिर क्या ये भी योगा है? कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग हमारा तो जो काम जो करें ये योगा है, तो क्या इस पर आप प्रकाश डालेंगे? जो सुबह से लेकर शाम तक बिज़ी रहते बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल, कहते हैं कि योगा की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो एक्सरसाइज़ हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि अब समय बदल रहा है। जिस प्रकार से पहले समय में चक्की चलाई जाती थी, हमारे अपर लिम्ब है उसका पूरा एक्सरसाइज हो जाता था। परंतु अब बहुत से कार्य ऐसे हैं जिसमें अब हमें हमारे खत्म हो गए हैं। मशीनों ने उनकी जगह ले ली है, तो हमें, यदि हम अपना जो दैनिक कार्य है, पशुपालन है और खेती-बाड़ी करते हैं, तो हमें किसी भी शरीर में किसी भी प्रकार की श्रम की या योग की आवश्यकता नहीं है। परंतु क्योंकि शरीर में रक्त की पूर्ति और रक्त में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्राणायाम फिर भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया है। यदि हम अभ्यास उसके बावजूद भी अभ्यास करें, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करें, तो क्योंकि गाँव में, ग्रामीण स्तर में बहुत समय नहीं होता है लोगों के पास, क्योंकि हमें केवल योग के लिए नहीं जीना है, हमें जीवन में अनेक कार्य करने पड़ते हैं। तो हमें बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम 10 से 15 मिनट का समय प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य के प्रति देते हैं, तो हम निश्चित रूप से ही स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि योग एक टेक्निक है शरीर को स्वस्थ रखने की। हालाँकि ग्रामीण स्तर में शारीरिक श्रम तो है, परंतु प्राणायाम आदि का भी अभ्यास होता रहे, और 10 से 15 मिनट यदि हम अपने शरीर के लिए दें, तो हमें किसी भी बीमारी में से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत-बहुत आभार महोदय जी। हमारे साथ जुड़े हैं योग विशेषज्ञ, बहुत ही माने जाने, पीएचडी किया और बहुत सारी फाउंडेशनों को ये चलाते हैं, और जिसमें इन्होंने समाज कल्याण के काम किए हैं, और समाज कल्याण में जिस प्रकार से ये बेसहाराओं को कपड़े देना, सर्दियों में खासकर जिनको पास दिक्कतें होती है, ब्लड डोनेशन आदि, योगा आदि काफ़ी चीज़ें ये काम करते आए हैं सामाजिक चीज़ों से। और सर, मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा, योग के साथ अब आप जो है राजनीति की ओर आए हैं, इसका मकसद क्या है? थोड़ा-सा अब राजनीति की ओर चलेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। आपका जो है व्यवसाय कृषि, बागवानी और ठेकेदारी रहा है। तो बिल्कुल। अब आप इस पर अब योग और सामाजिक भी आपका दायित्व आप निभाते आ रहे हैं, लेकिन अब राजनीति में आने का मकसद क्या रहा? ये थोड़ा-सा बताएँगे? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नेगी जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी प्रकार की राजनीति में आने का मेरा कोई विचार नहीं था। अभी इस समय भी मैं किसी राजनीति के लिए इस क्षेत्र में नहीं आना चाहता, क्योंकि हमारे गाँव की कुछ समस्याएँ जो बहुत समय से लंबित थी, कुछ हमारे ग्रामीण स्तर की सड़कों की समस्याएँ थी। क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए हमें हमारे आस-पास जो समस्याएँ हैं, उन पर मेरा ध्यान जब गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शहर की अनेक समस्याओं को सरकार के समक्ष भी रखते हैं, और सरकारी जो हमारा अस्पताल है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वहाँ रक्त की आपूर्ति के लिए
भी कार्य करते हैं और अन्य भी हमारे समाज सेवी कार्य चले हैं। उसके साथ-साथ यदि हम अपने गाँव की तरफ भी ध्यान दें, तो गाँव में भी बहुत से कार्य हैं, जो हमारा दायित्व है, हमें एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका हमें निर्वहन करना चाहिए। तो इन्हीं कुछ समस्याओं को लेकर मैंने हमारी पंचायत नई पंचायत एक का गठन हुआ है, कोल्लू जुबड़ तारापुर, तो उस पंचायत से मैंने उप प्रधान पद के लिए नामांकन भरा है और इन समस्याओं के समाधान के लिए ही मैं इस पद पर अपनी दावेदारी करता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे आस-पड़ोस की जो पानी की समस्याएँ हैं, सड़क की समस्याएँ हैं, इनके समाधान के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। हालाँकि मेरा किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की राजनीति करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। समाज की सेवा मेरा परम ध्येय रहा है, जीवन का ध्येय रहा है। तो अन्य क्षेत्र के साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि यह सेवा मैं अपने क्षेत्र में भी करूँ। महोदय जी, अब छोटा-सा सवाल पूछूँगा। आपने सेवा के भावना से आप चले गए, जबकि आप बहुत सारे फाउंडेशन से जुड़े भी हो। मेरा सवाल है, जो हमारे राजनीतिज्ञ जो नेता लोग हैं, जी, सांसद हो गए, एमएलए हो गए, ये किसी भी ये सिर्फ़ ये सोचते हैं कि हम जो है एमएलए बन गए और हम लोग सांसद बन गए तो हमारा एक ये सोचते हैं कि हम लोग जो है सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जबकि वो हमारे ही पैसों का, हमारे ही बजट का ही उन्होंने उपयोग करना होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनमें देखिए उनमें नहीं, एक सवाल, उनमें सामाजिक चीज़ें नहीं दिखी। वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सामाजिक कार्य विधि है, वो तो योजनाएँ होती है। तो उनमें ऐसी भावनाएँ क्यों नहीं आती है, ये बताएँगे सर? सामाजिक चीज़ों को लेकर कोई भी भावना नहीं आती है, पर्यावरण से लेकर कोई उन्होंने मतलब अपने निजी तौर पर काम नहीं किया होगा। अ, कोई सामाजिक चीज़ों को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य लेकर अपने निजी तौर से नहीं किया उन्होंने। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जो प्रोटोकॉल होता है, जो जिस नियम में जाते हैं, उसके बाद वो करते हैं, वो बात अलग है, वो तो करते हैं, लेकिन उनमें ये भावना क्यों नहीं आती है ये? देखिए जो वर्तमान में राजनीति है, जो बड़े पद हैं, विधायक या सांसद की जहाँ तक बात आती है, तो अवश्य ही जी, मेरा यह मानना है कि जो भी हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं या जो लोग राजनीति में आते हैं, उन्हें अवश्य ही सामाजिक कार्यों से जो लोग जुड़े हैं, उन लोगों को ही आगे आना चाहिए। यद्यपि सामाजिक कार्यों के लिए किसी भी पद की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु क्योंकि संविधान का निर्माण जिस प्रकार से पार्लियामेंट्स में होता है या कोई भी बड़े कार्य, बड़े डिसीजन हैं, निर्णय हैं, उसके लिए हमें अपने विधान पालिका पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अ, ग्रामीण स्तर पर भी अगर देखा जाए तो हमें कहीं न कहीं हमें अखरता है कि हमें एक सिस्टम का हिस्सा होना पड़ेगा, सिस्टम को सुधारने के लिए। भावना जहाँ तक आपने बात की कि राजनीतिज्ञों में समाज सेवा की भावना की कमी है, बिल्कुल यह बात देखने में आती है कि केवल अपने स्वार्थ पूर्ति या एक पद की लालसा से कोई भी समाज सेवी नहीं हो सकता है। समाज सेवी होने के लिए समाज से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। हमारा जो ध्येय है, वो जीवन का ध्येय अगर यदि समाज सेवा है, यदि हम सच में समाज सेवा करना चाहते हैं, तो हमें कई बार हमें किसी बहुत बड़े बहुत अधिक पैसों की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम किसी भी स्तर पर समाज सेवा शुरू कर सकते हैं और अपने इस समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु कुछ जगह पर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मैं अब अपने नवगठित पंचायत में उप प्रधान के लिए खड़ा हुआ हूँ, के लिए आगे आया हूँ, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम पंचायत स्तर से, क्योंकि एक निजी व्यक्ति यदि कहीं किसी भी कार्यालय में जाता है, किसी भी मंत्री के पास जाता है, तो वो सुनवाई नहीं हो पाती है। यदि हम प्रॉपर्ली एक पंचायत का रेज़ोल्यूशन लेकर जाते हैं, तो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ पूरी पंचायत के लोग जुड़े होते हैं, वह एक प्रतिनिधि होता है। तो प्रतिनिधि का होना भी ज़रूरी है, परंतु प्रतिनिधि में समाज सेवा की भावना होनी अत्यंत आवश्यक है। महोदय जी, आपके लिए प्रतिक्रिया आई है राजदेव जी का कि आपके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है और आपके विचार और आपका ज्ञान सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मिला है। हम आपकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।
धन्यवाद देव राजेश कश्यप जी। हमारे ही क्षेत्र के एक युवा हैं और रक्तदान में अनेकों बार हमारे साथ जुड़े रहे, अनेक शिविरों में भी हमारे साथ गए और इनका भी समाज में बहुत बड़ा एक योगदान हमेशा से रहा है। तो इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आभार। धन्यवाद राजदेव जी, आप हमारे एमसीएन पेज से जुड़े, आपका बहुत-बहुत आभार। आपके लिए और प्रतिक्रिया आई है कि अजय कुमार की, महोदय जी मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और आपके विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा अगर आप हमारे किन्नौर के स्कूलों में चरणबद्ध समय में आकर हमारे शिक्षार्थियों को योगा के कुछ कक्षा लगाएँ तो आपका ये कदम बहुत सराहनीय होगा हमारे किन्नौर के लिए सर। अजय कुमार जी। धन्यवाद अजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सुझाव के लिए। अ, आप अवश्य ही कार्यक्रम रखें और मेरा आपसे ये वादा है, निःशुल्क हमारे ये योग शिविर हम आयोजित करेंगे। जिस प्रकार जैसे ही नया सत्र चलता है, आप एक प्रोग्राम बनाएँ, किस-किस विद्यालय में कहाँ-कहाँ आप यह आरंभ करना चाहते हैं। हमारे साथ और भी हमारे वॉलंटियर्स जुड़े हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में या किसी भी विद्यालय स्तर पे या ग्रामीण स्तर पर भी हम निःशुल्क योग शिविर का आयोजन करेंगे। हमें ग्रामीण स्तर पर आप लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। अवश्य ही हम जैसे ही नया सेशन बच्चों का बैठता है, आप मुझसे संपर्क करें। हम अवश्य ही इन शिविरों का आयोजन ग्रामीण स्तर पर करने के इच्छुक हैं। धन्यवाद अजय जी। आपके लिए और प्रतिक्रिया आई है तेजू नेगी कहा, शर्मा जी निस्वार्थ भाव से समाज के खिलाफ होने वाले अन्याय के लिए कोर्ट कचहरी तक भी जाकर प्रयास करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं आपके लिए, बहुत सारे उदाहरण हैं सर। धन्यवाद। जैसे पर्यावरण जैसी चीजों को लेकर आप आगे आते हो और भी कई चीजों को लेकर आप आगे आए हो, तो बहुत उदाहरण आपने तेजू जी ने आपके बारे में बताया। तो आभार तेजू जी, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहे। धन्यवाद तेजु नेगी जी। यदि हमें बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि हमें समस्या का समाधान प्रशासन से नहीं मिलता है, तो हमें मजबूर होकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अनेकों बार मेरी जनहित याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में लगी हैं, समाधान भी हमें प्राप्त हुए हैं। अभी भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम सरकार से भी आवाज उठाते रहते हैं। सरकार से यदि हमें उचित प्रत्युत्तर प्राप्त ना हो, समाधान ना हो, तो हम न्यायालय जाने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद तेजु जी। आपके लिए हमारे गांव से है रावित नेगी जी, विनोद सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन्होंने ही हमारे को आपसे संपर्क करवाया है। बिल्कुल रवि जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। रवि जी किन्नौर जिले में समाज सेवा से जुड़े हुए बहुत ही बड़े शख्स हैं, जो समाज सेवा भी करते हैं, परंतु इनका नाम बहुत कम उजागर होता है। तो नेगी जी, आपका बहुत-बहुत आभार। हम दिल से चाहते हैं आप इसी प्रकार से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े रहें और हमेशा मैं एक हमारा भी चीज़ बताना मार्गदर्शन चाहता हूँ, रावित जी के बारे में, हमारे जगांव से है और ये हमारे जो है टीएस नेगी जो ब्लड डोनेशन है इसमें भी करें। इनके साथ भी जुड़े हैं और साथ में आपके साथ भी जुड़े हैं। हालांकि इनके पास समय के अनुसार जुड़ते हैं जिस प्रकार का इनको समय मिल रहा है। तो इनका भी जी। बहुत बहुत आभार, जो हमारे जो किन्नौर के लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, समाज सेवा काम कर रहे हैं। और सर जाते जाते एक छोटी सी रचना आप सुनाइए, और फिर आप एक छोटी सी, और मैं किन्नौर के लिए कुछ छोटा सा पूछूंगा आपके लिए, जो हमारे नए प्रतिनिधि आ ठीक रहे तो उनके लिए क्या आप बोलेंगे? ठीक है, ठीक है। तो पहले नेगी जी रचना सुनाई जाए या फिर कुछ पहला प्रतिनिधि रचना। के लिए? ठीक है, ठीक रचना है। जी। अ, बस वही मैं अपने डिप्रेशन टाइम में जो मैंने कुछ कविताएँ लिखी थी, बहुत कविताएँ लिखी, उसमें से ही एक आपको सुनाना चाहूँगा। कविता में के आरंभ में शायद हो सकता है आप ना समझ पाएँ, पर अंत में आप ज़रूर समझेंगे। सर कविता सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा आपने रुक के आराम से बोलना। महोदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना मोबाइल नंबर इस कार्यक्रम के अंतर में जरूर दें सर। मोबाइल नंबर आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं और जाते जाते अपना मोबाइल नंबर भी हमारे आदरणीय विनोद जी दे देंगे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अ, कविता का शीर्षक है सिर्फ तुम। सिर्फ तुम हुआ।
हो गया हमसे रूठती भी नहीं, अरसा हो गया हमसे रूठती भी नहीं, हम भी खुश हैं, जी, हम भी खुश हैं कि हमसे कुछ पूछती भी नहीं। क्या बात है। साथ हो गया, साथ हो गया जैसे दामन चोली, साथ हो जी, गया जैसे दामन चोली, हर दिन मेरे साथ चले हैं बनकर साया हम जोली। साँझ जी, वक्त था, अकेला शख्स था, आंखों में नमी, दिल में कुछ कमी थी। साँझ वक्त था, अकेला शख्स था, आंखों में नमी, दिल में कुछ कमी थी। ख्वाबों में खोया था, ख्वाबों में खोया था, किसी की चाहत दिल में लिए, किसी की चाहत दिल में लिए उस दिन बहुत रोया था। आह सिमटी सी, आह सिमटी सी, थर थर आया जिस्म था, नब्ज कमजोर सी, नब्ज कमजोर सी, गुलिस्तां मुरझाया था। हवा खामोश थी, हवा खामोश थी, मौसम भी घबराया था, आह दिल से निकली थी, खामोश खुदा भी घबराया था। बहुत अगली खूब, पंक्तियां बहुत हैं। खूब। जब जी, जब दुनिया ने ठुकराया था, जब जी, दुनिया जी, ने ठुकराया था, दोस्तों ने मिलकर मेरे नसीब से मुझ पर सितम ढाया था। फिर तुम क्या ही बात। थी वो, फिर तुम ही थी वो जिसने मुझको गले लगाया था। बढ़ रही, बढ़ रही मेरी धड़कनों को प्रेम से ओत-प्रोत कर तुमने ही थमाया था, तुमने ही तो टूटते तारे को फिर से आसमां दिखलाया था। तुमने ही तो टूटते तारे को फिर से आसमां दिखलाया था। वक्त की बेबाकियों से, वक्त की बेबाकियों से जूझते उस वक्त में तुमने हाथ बढ़ाकर दामन मेरा, दामन मुझे थमाकर, तुमने हाथ बढ़ाकर दामन मुझे थमाकर, अज्ञात प्रेम की अलख जगाकर, नव निर्मित ये महक लुटाकर, अपने कोमल शीत हृदय में, अपने कोमल शीत हृदय में, उस दिन तुमने आंचल में और धड़कन में मुझे समाया था, अज्ञात प्रेम की अलख जगाकर जीवन मेरा बसाया था। आज डरता हूँ, आज डरता हूँ तुम्हारी, तुम्हारी जुदाई से, मैं संभला हूँ सिर्फ तेरी खुदाई से। क्या वक्त में करवटें आने लगी है, वक्त में करवटें आने लगी है, तुम बिन भी, तुम बिन भी जीवन है, स्वप्न ऐसा दिखाने लगी है। तुम क्यों देती हो मुझे इजाजत, तुम क्यों देती हो मुझे इजाजत, बस चुकी हो धड़कनों में, बन चुकी हो आदत, बस चुकी हो धड़कनों में बन चुकी हो आदत, बस तुम ही हो तन्हाई सिर्फ तुम, बस तुम ही हो तन्हाई सिर्फ तुम ही हो वह प्रियतमा, बन गई हो मेरी धड़कन। क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम ही हो वो ही प्रयत्न। क्या बात है सर, बहुत तो आभार। छोटी तन्हाई सी पर ये, बहुत, बहुत अच्छा। तन्हाई पर यह कविता उस समय में मैंने लिखी थी, जी। जब वह डिप्रेशन का दौर था। तो उसके बेसिकली बाद सर, भी आपने डिप्रेशन के बारे में बताया, तो ऐसा क्या माहौल था कि आपने बार-बार ये ज़िक्र आया लेकिन मैंने पूछा नहीं, हुआ क्या था आपके साथ, थोड़ा-सा बताएँगे आप? 2001 की एक घटना है। अ, मोटरसाइकिल पर मैं अपने कॉलेज से वापस आ रहा था। तो उस समय एक दुर्घटना मेरे साथ घटती है। मुझे चोट लगती है। फिर मैं आईजीएमसी मुझे लाया गया था और मेरे उस समय बचने के बहुत ही कम चांस थे क्योंकि मेरा पेल्विक बोन फ्रैक्चर था, राइट ओह! फीमर, राइट लेग फ्रैक्चर था। तो उम्मीद बहुत कम थी कि मैं बच पाऊँ। और फिर मुझे शिमला आईजीएमसी से पीजीआई रेफर किया गया था और पीजीआई में भी बहुत कम चांसेस थे कि मुझे जीवन मिल पाए। तो एक दिन का मैं आपको वाकया सुनाऊँ पीजीआई में, मुझे एक ऐसे क्षण में एक ऐसा महसूस हुआ था कि आज मेरा प्राणांत हो रहा है। जी। परंतु उस घड़ी के बाद मेरी नींद लगती है और जब मैं उठता हूँ तो काफ़ी स्वस्थ अपने को महसूस करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे मन में बहुत से विचार आए कि इस प्रकार से क्योंकि उस दुर्घटना ने मुझे अपाहिज बना दिया था। चलने-फिरने में मुझे दिक्कत थी और 1 साल तक मैं बिल्कुल अपने बिस्तर पर रहा था। तो उस समय में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस प्रकार की भावनाएँ मन में रही। तो जी, जी। इन भावनाओं से निकलने के लिए मुझे श्रीमद् भगवद गीता से मुझे रास्ता मिला। और फिर मैंने सोचा कि
मनुष्य जीवन वही है जो किसी के काम आ सके, अन्यथा मनुष्य और पशु में समानता मानी जी। जाती है। अब तो कैसा है मोदी आपका सेहत और तबीयत? बिल्कुल अब ठीक है, बिल्कुल नेगी जी, बिल्कुल स्वस्थ हैं और योग से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल। तो अ, योग में भी मैं इसीलिए मैंने योग विषय में पहले डिप्लोमा एचपी यूनिवर्सिटी से किया, फिर मास्टर डिग्री की और अभी क्योंकि मैंने 2008 में अपना पीएचडी छोड़ दिया था आधे में, तो उसके बाद 2018 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पहली बार पीएचडी के लिए की क्लासेस बैठी, तो मैंने वहां दोबारा से फिर पीएचडी, मेरी अभी पीएचडी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से चल रही है। बहुत अच्छा। यहाँ एक प्रतिक्रिया आई है। विनोद जी समाज सेवी समाज सेवी के सेवी के साथ जुझारू व्यक्ति भी है। न्यू पंचायत को इनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। अब सर ये अभी चुनावी दौर चल पड़े हैं। अब आप जो नए नए जो पंचायत में आएंगे और जो पुराने भी है उनके लिए आप समाज का भावना का और जो समाज कल्याण की भावना थोड़ा बताएंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि आजकल लोग जो है समाज कल्याण के भावना से नहीं जाते हैं और उनकी मंशा कुछ और अलग ही होती है। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई अनिल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमेशा हम मेरे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और रक्तदान के शिविर में जब भी हमें इनकी आवश्यकता हुई तो बड़े भाई होने के नाते हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे हैं। जहां तक राजनीतिक स्तर की बात करूं, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा इस प्रकार के से राजनीति में आने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अभी भी मैं किसी भी प्रकार की राजनीति के लिए इसमें पंचायत स्तर पर नहीं आना चाहता हूँ। मेरा आने का केवल एक ही उद्देश्य है, हमारे क्षेत्र की कुछ सड़कों की समस्याएं हैं, उन्हें सुलझाना और हमारे कुछ क्षेत्र हैं पंचायत के जिनमें पानी की बहुत दिक्कत है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं उन समस्याओं को दूर करूं और इस समय जितने भी हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर के इलेक्शन चले हैं, उन सभी भाई बंधुओं बहनों से मेरा यही निवेदन है कि आप केवल एक स्टैंप के लिए, प्रधान या उप प्रधान के टाइटल के लिए इस क्षेत्र में ना आए। आप हमेशा परोपकार की भावना से आए, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को देखें और पूरी निष्ठा से, यदि आप 5 साल के लिए आना चाहते हैं इस पंचायत बॉडी में, तो अपना पूरा एफर्ट लगाइए और अपना विजन जरूर रखिए। जनता के सामने अपना विजन रखिए कि आप किस प्रकार की आपकी प्राथमिकताएं रहेगी। और यद्यपि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा चुनाव प्रचार का जो अभियान है, उसमें मैंने एक पहल की थी। मैंने प्रति घर, हर घर को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में मैंने अपने वो जो भी मेरी प्राथमिकताएं क्षेत्र से संबंधित थी, वो प्राथमिकताएं रखी हैं और हर घर को वह पत्र मैंने भेजा है। और मैं एक और भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे भाई बहन उम्मीदवार हैं, वह चुनाव प्रचार के दौरान अपने पोस्टर कहीं भी किसी भी सरकारी संपत्ति पर ना लगाएं और डोर टू डोर हर व्यक्ति से मिलें, अपने विचार रखें और फिर जनता का जो निर्णय है उसे स्वीकार करें और आपस में जितने भी उम्मीदवार हैं, आपस में किसी भी प्रकार का उनमें द्वेष भाव ना रहे। तो ये मेरा सभी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए यही संदेश है। और पूरे तन मन धन से अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें, ना कि किसी प्रलोभन के लिए इस पंचायत बॉडी में आए। सर जाते जाते जो युवा पीढ़ियां है, जो युवा युवतियां जो भी है, नशे की लाइन की ओर ज्यादा हमारी ओर मतलब हिमाचल क्या पूरे इंडिया में है, उनके लिए कुछ मैसेज देंगे जी आपकी? नशे की ओर जितना हम दवाइयों का यूज कर रहे हैं, चरस बीम अफाम गांजा जो भी चीज है, इनके लिए थोड़ा सा सर युवकों को सर। जी जी। निकी जी, आवाज मेरी आ रही है? हाँ जी, आ रही जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि वह
जिस प्रकार से मैंने पहले भी बात की कि जीना केवल अपने लिए जीना तो पशु के समान है, हम समाज के लिए जिए, इसी से हमारा मन भी शुद्ध होगा, तन भी शुद्ध होगा, हम समाज के लिए कार्य करें। और जिस प्रकार से नशे की प्रवृत्ति हमारे समाज में है, उसके लिए भी अनेक सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही है, उनसे जुड़े। हमेशा आप अच्छे कार्यों को समाज में लाएं। जिस प्रकार से स्थानीय जहां भी आप रहते हो, अस्पताल जाएं, वहां मरीजों का दुख दर्द समझें, किसी को रक्त की आवश्यकता है तो रक्त उपलब्ध करवाएं। किसी भी असहाय व्यक्ति के साथ आप खड़े रहें। तो इस प्रकार से आप अपने अंदर समाज सेवा की भावना पुष्ट कर सकते हैं और अनेक सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहने से आपके अंदर नशे की प्रवृत्ति भी दूर होती है। क्योंकि हमारे जो क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में हमने एक प्रयास किया है। मैं कोरोना काल के दौरान भी हमने अपनी गाड़ी में युवाओं को बिठा बिठा कर आईजीएमसी में पहुंचाया है। उनका खुद अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है रक्तदाता का, और साथ ही साथ युवाओं में एक समाज सेवा की भावना जागती है और इस प्रकार की गतिविधियों से वह समाज में नशे से भी दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने यूथ, मेरे सभी भाई बहनों सभी से निवेदन है कि वो नशे से दूर रहें और अपने समय को समाज सेवा में लगाएं। धन्यवाद सर। आपके लिए रावत जी का एक थोड़ा सा प्रतिक्रिया है। विनोद सर जैसे समाज सेवी अगर किसी पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस पंचायत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सत्य कहा ये। रवि जी, आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, पंचायत में एक प्रयास रहेगा, यदि पंचायत में हम आते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए मैं कृत संकल्प रहूंगा। क्षेत्र के विकास के लिए जो भी बन पाएगा, अपना पूरा तन मन धन से क्षेत्र के विकास के लिए मैं कार्य करूंगा। और इसी प्रकार से हर उम्मीदवार, जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश की पंचायतें हैं, उनमें सभी उम्मीदवारों से मैं यही निवेदन करूंगा कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना अपना संपूर्ण योगदान दें। जी धन्यवाद सर। आज आपने हमारे मंच के लिए समय निकाला, हमारे किन्नौर के लिए समय निकाला। सर जाते जाते हमारे एमसीएन फेसबुक पेज और हमारे एमसीएन के दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एमसीएन पेज पर सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरे विचार सुने, और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। और आपका एमसीएन पेज पर इस तरह से अनेक व्यक्तियों को, समाज सेवी लोगों को बुलाने से जो समाज में एक प्रेरणा जा रही है, एक पॉजिटिव जो मैसेज जा रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी प्रकार से, क्योंकि यह समाज में एक अच्छा संदेश फैलाना भी समाज सेवा है, तो इस कार्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आप इसी से समाज में अच्छे विचारों को फैलाते रहें। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। धन्यवाद सर। फिर कभी हमारे आयोजन में आपको जरूर बुलाएंगे। किन्नौर में जब आएंगे तो किन्नौर में योगा भी आपने हमारे जाते जाते सर अपना एक नंबर बताएंगे ताकि लोग याद रख सकें। जी 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 सर, मेरा नंबर है 7018970189 जी 3691 7018936931। इस पर जी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कोई भी समस्या हो, हम कोशिश करेंगे समाधान की। योग से संबंधित हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, तो अवश्य ही आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। वर्तमान में अभी आप कहाँ कहाँ रह रहे हो सर आप? नेगी जी, मैं शिमला के ही एक स्थानीय गांव है, क्यारकोटी है, वहां मैं अभी रह रहा हूं। और हमारी जो पंचायत है वो अभी नई पंचायत बनी है, कोल्हू जुबड़ तारापुर के नाम से। उस पंचायत में मैं रहता हूँ।
बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, हमें आशा है कि आप ज़रूर जो है अपने पंचायत से आप जीत कर आएँगे और अपने गाँव के जो आपने एक मुद्दा रखा है उसको ज़रूर आप कामयाब बनाएँगे। पानी, सड़क आदि की योजना जो आपने लक्ष्य से जा रहे, तो और जो समाज के लिए अलग से जो राजनीति में जुड़कर भी एक योगदान देंगे, इसके लिए भी आपकी पहली प्राथमिकता बन रही है। तो आपके लिए हार्दिक बधाई सर, आप जीत के पात्र बनकर आए और दोबारा फिर कभी एमसीएन पेज से जुड़े। नमस्कार सर तब तक के लिए। बहुत बहुत नमस्कार सर। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय विनोद शर्मा जी, जिनसे हमने आज जो अलग-अलग संस्थाओं के बारे में समझा कि किस प्रकार से वो समाज सेवी रहकर अपना काम करे और जब 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 गाँव का विकास नहीं होता है और जब गाँव में अनसुनी होती है, तो किस प्रकार से वो राजनीति में जाकर एक लक्ष्य करना चाहते हैं कि गाँव के लिए सड़क और पानी के लिए जो वो अब जो है राजनीति में भी उतरे हैं और साथ ही जो हमारे जो बेरोजगार युवक है या फिर जो नशे की ओर जा रहे हैं उनके लिए भी यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है आप ब्लड डोनेशन आदि कैंपों से जुड़े और सामाजिक सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा आप भागीदार बने और सबका साथ जो है लेकर चलें और पर्यावरण आदि चीज़ों पर भी इन्होंने बहुत अच्छी हमारे को एक सुझाव दिया। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके लिए राम भगत जी भी नमन, ऐसे निस्वार्थ समाज सेवी लोगों को मंच देने के लिए धन्यवाद सर। ये आप लोगों के प्रोत्साहन से, ये आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बैठना है और सिर्फ बातें करना है। बाकी तो सर आप लोगों के योगदान से ही हो रहा है और हमारे एमसीएन पेज से जितने भी दर्शक जुड़ते हैं, हमारे फॉलोअर्स है, जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर है, यूट्यूब के भी चैनल है, हमारा यूट्यूब एमसीएन चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे गतिविधियाँ अब किन्नौर में हो रही है पेज के माध्यम से उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा ये जो आओ गाँव की विकास एक एपिसोड अब हमने चलाया है कुछ दिन के लिए। इसमें हम हिमाचल, इंडिया, भारत से किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को लाकर हम अपने गाँव में किस प्रकार से योजनाएँ चलाना है इसके बारे में समझेंगे और उनकी क्या-क्या योजना रही है ताकि हमें सबक मिले, सीख मिले। तो धन्यवाद। कल शनिवार को हमारा किन्नौरी संध्या है और परसों रविवार हमारा किन्नौरी संध्या है। शनिवार को किन्नौरी संध्या में हम एक सिंगर के साथ हम एक अतिथि बुलाते हैं। कल का जो हमारे अतिथि है, हमारे जगांव से ही प्रधान हमारे वीर सिंह नेगी रहेंगे, जो बताएँगे कि हमारे पिछले कार्यकाल में उनका जो है किस प्रकार से कार्य रहा और क्या-क्या परेशानियों को उनको झेलना पड़ा। हालाँकि उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने पिछले पंचायतों में किया है, योगदान दिया है और फिर भी क्या कई समस्याएँ रहती है। उनसे हम पूछेंगे क्या कुछ अधूरे रहे तो उसको आगे कैसे प्लानिंग करेंगे। वो हमारे अतिथि होंगे कल के। तो कल ज़रूर 7 बजे जुड़िए हमारे किन्नौरी संध्या में। 5:30 बजे का किसी प्रकार का हमारा कोई आयोजन नहीं है। अगर कोई आयोजन होता है तो हम इसकी जो है नोटिफ़िकेशन आप लोगों को भेज देंगे। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से, मिलते हैं कल। नमस्कार।